स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी में कैसे लेआउट करूंगा सो दैट हमारी टीम इस पर काम करे और हमारे प्रोग्राम्स के लिए जब भी कोई यूजर सर्च करे जो टॉप पेज है गूगल पर उस पर हमारे प्रोग्राम्स शो। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे होती है, बेसिकली आप इस बारे में बताओ। सो बेसिकली लेट्स से आपकी वेबसाइट है, कोई भी एसईओ का बंदा है, अगर वो आपकी वेबसाइट देखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रोकन यूआरएल्स क्या होते हैं, आप इस पे एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर ब्रोकन यूआरएल्स। क्रॉलर या यूजर दोनों में से कोई भी अगर वो लिंक को हिट करेगा, जब वो लिंक जाके क्रोम में खुलेगी तो वो 404 पेज होगी, क्योंकि उधर वो डेटाबेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि इनिशियल फेज ही वेबसाइट में So Shashikant, like I know like आपको like more than 7 years of work experience है in terms of SEO, राइट। तो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काफी टाइम काम किया है। तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या आप और भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग में और भी कोई ऐसी डोमेन्स है जो आप कवर करते हो या आप उस पर काम करते हो? यस, सो अभी मेजरली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एएसओ is something जिसपे I'm working on. YouTube SEO is something that I've already learned and I've already started implementing things. So ASO and YouTube SEO है. Apart from that, Amazon SEO is something that currently I'm learning. So Okay. these are the factors. बाकी yes, SEO is mainly. Got it. तो ये आप एएसओ बात कर रहे थे कि एएसओ ऑडियंस के हिसाब से बताओ कि एएसओ होता क्या, लाइक उनको एएसओ का मतलब नहीं पता। सो ASO बेसिकली ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स है या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, कंपनीज होती है, वो अपने एप्लीकेशंस भी निकालती है। अब एप्लीकेशंस के अंदर व्हेन यू सर्च बेसिक जिस तरीके से हमारे रैंकिंग्स आते हैं, वेबसाइट की रैंकिंग आती है, वैसे एप्लीकेशंस की भी रैंकिंग्स आती है, जिसमें फिर वो टॉप 50 इन गेम्स अलग अलग कैटेगरीज में दिखाते हैं। तो वहां पे टॉप पे रैंक करने के लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे हम वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कंटेंट को लेके, बैकलिंक्स को लेके, ऑन पेज ऑफ पेज जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन है, वैसे ही एएसओ में भी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। आइकन्स है, तो जो भी आपको जब आप एप स्टोर ओपन करते हो एज अ नॉर्मल यूजर, आपको जितनी भी चीजें दिखती है वो सारी की सारी ऑप्टिमाइज हो सकती है। कॉन्टेंट से लेके, इमेजेस से लेके, वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, जो भी दिखता है, रिव्यू मैनेजमेंट, वो सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट। अंडरस्टूड। एंड अमेजोन एसईओ भी सेम ही होता है, लाइक अमेजोन एसईओ में आपको प्रोडक्ट्स का एसईओ करना होता है ताकि जब कोई यूजर आपके प्रोडक्ट्स को सर्च करे या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट टॉप पर दिखाई दे एंड वहां से उसके बाय होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाए। एग्जैक्टली, यस। सो जैसे गूगल का अपना एल्गोरिदम है, वैसे अमेजोन का भी अपना एल्गोरिदम होता है, जिसके बेस पे वो रैंक करता है। और जिस तरीके से हम क्वेरी गूगल सर्च पे सर्च करते हैं, उसी तरीके से हम अमेजोन सर्च पे सर्च करते हैं, पर वहां पे कन्वर्जन जो होता है, तो बेसिकली किसी भी बिजनेस का एट द एंड पॉइंट क्या होता है कि उसको प्रोडक्ट सेल करना है। अमेजोन पे सेलिंग बहुत इजी और हाई होते हैं, बिकॉज जो लोग आते हैं उनका इंटेंट होता है वही बाय करने का होता है, तो वहां से वो स्टैंड पॉइंट ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेजोन की लिस्टिंग्स होती है जिसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और जितना भी सब कुछ होता है, रिव्यू। सो बेसिकली आप जब फ्रंट एंड पे जितनी भी चीजें देखते हो, सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो सकती है अमेजोन एसईओ से। सो अब सबसे पहले बात करते हैं शशिकांत की एसईओ होता क्या, आप उसको इजी लैंग्वेज में ऑडियंस के हिसाब से बताओ कि एसईओ का मतलब क्या है। यस, सो सबसे इजी एंड लेमन लैंग्वेज एक ही है। सो बेसिकली सर्च इंजन सबको पता है, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्च इंजन होते हैं, जिसमें हम लोग गूगल को ज्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज मार्केट शेयर सबसे ज्यादा गूगल का ही। गूगल पे हमारे वेबसाइट को गूगल के टॉप पे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, सो बेसिकली अगर मैं लेआउट बोलूं एससीआरपी में नॉर्मल यूजर के लिए, तो इनिशियली एड्स आते हैं, 4 सर्च एड्स आते हैं, फिर कभी कभी शॉपिंग एड्स आ जाती है। एड्स अगर नहीं लिखा है, जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स होती है, उस पे फर्स्ट पोजीशन पे कैसे ला सकते हैं, उसको बेसिकली एसईओ बोलते हैं। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है, जो ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, कंटेंट, वो अलग अलग टेक्निक्स पे हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे। बट उनको टॉप पे, सो बेसिकली मेन इंटेंट इज के वो कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करो, उसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, टॉप जितना टॉप पे मैक्सिमम हो सके, उस पे कैसे लाया जाए, वो एसईओ है बेसिकली। और उसके लिए फिर जो भी काम करना होता है वो एसईओ स्ट्रेटेजीज और टास्क होता है। अंडरस्टूड। तो आपने बोला कि टॉप पर लाना होता है किसी भी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर, राइट, ताकि आपकी ब्रांड की, आपकी वेबसाइट की, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए एंड वो टॉप पेज पर, आपके फर्स्ट पेज पे बेसिकली गूगल के जब भी कोई सर्च करता है तो आए। तो आपने वहां पे एक वर्ड यूज किया कीवर्ड।
तो कीवर्ड होते क्या है? कीवर्ड भी वही है जो हम सर्च करते हैं। सो हम लोग अभी जितनी भी बातें करेंगे इन टर्म्स ऑफ एसईओ, वो सारे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स को ही लेके करेंगे। सो जैसे कि कीवर्ड, अगर कोई लेमैन है जिसको टी शर्ट बाय करना है, और सपोज मैन है तो मेंस टी शर्ट बाय करना है, तो मेंस टी शर्ट एक कीवर्ड हो गया। अब उसके नीचे जितनी भी ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स आती है वो सारी एसईओ के बेस पे आती है। अब मेंस टी शर्ट हो गया, लेट्स से आपको अभी कलर में जाना है कि रेड मेंस टी शर्ट या व्हाइट मेंस टी शर्ट, तो वो भी एक कीवर्ड हो। जो भी आप सर्च करते हो गूगल पे वो एक कीवर्ड, जितना ज्यादा लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड उतना ज्यादा वैल्यूएबल बनते जाता है। जितना कम लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड कम वैल्यूएबल बनते जाता है। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मैं मेंस टी शर्ट करूंगा तो मेंस टी शर्ट ज्यादा जनरल टर्म है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ रेड मेंस टी शर्ट, रेड कलर मेंस टी शर्ट या व्हाइट कलर मेंस टी शर्ट, ये बहुत कम लोग होंगे जो स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक जाएंगे। तो उस तरीके से वो कीवर्ड्स डिफाइन होते हैं कि कितने जेनरिक है, कितने लॉन्ग टेल है, कितने शॉर्ट टेल है। उस तरीके से जितने छोटे कीवर्ड्स होते हैं, एक फ्रेज टू फ्रेज, जैसे कि मेंस टी शर्ट है, दो फ्रेज है, उतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है। सर्च वॉल्यूम इज बेसिकली कितनी बार उन कीवर्ड को लोगों ने सर्च किया है पूरे मंथ में। तो यस, पूरे मंथ में, एवरेज मंथ में, यस एवरेज मंथली होता है, यस। तो हम इस सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे एंड डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट आपने मुझे बताया कि एसईओ का मतलब गूगल के पहले पेज के ऊपर किसी भी वेबसाइट को या आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, उनको अपने ब्लॉग्स के अंदर लिख के उन्हें गूगल के पहले पेज पर लाया जाता है, ताकि जब भी कोई यूजर हमारे व्यूअर सर्च करे, जो भी कीवर्ड्स वो सर्च करे, उसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाए, ताकि उस पर क्लिक होने की और हमारा प्रोडक्ट और सर्विस बाय होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। यस यस। सो दिस इज द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? ठीक है। अब मैं आपसे राइट। लाइक इस शशिकांत, आप इस बारे में बताओ। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मुझे अपने बिजनेस की एक एसईओ स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। लेट्स से मेरा एक बिजनेस है, और मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट? तो मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से मैं एजुकेशन राइट। टेक्नोलॉजी बिजनेस में हूँ, जहां पर हम स्टूडेंट्स को, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए, जहां पर उन्हें कॉलेज एजुकेशन में जो चीजें नहीं मिल पाती वो हम उन्हें प्रोवाइड करें, लाइक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें उन्हें, कंपनी में जो काम करना है वो सिखाएं, ठीक है। राइट। आप मुझे बताओ, लेट्स से मेरा एक प्रोग्राम है, मैं अज्यूम करता हूँ मेरा प्रोग्राम है लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए मेरी वेबसाइट पर ऐसे कई प्रोग्राम है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, बिजनेस डेवलपमेंट, राइट? तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं। तो इसको मेरी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी में कैसे लेआउट करूंगा सो दैट हमारी टीम इस पर काम करे, और हमारे प्रोग्राम्स के लिए जब भी कोई यूजर सर्च करे तो हमारे पेज, जो टॉप पेज है गूगल का, उस पर हमारे प्रोग्राम्स शो। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे होती है, बेसिकली आप इस बारे में बताओ। सो बेसिकली लेट्स से आपकी वेबसाइट है, कोई भी एसईओ का बंदा है, अगर वो आपकी वेबसाइट देखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वेबसाइट टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए। टेक्निकली डिटेल्स में बहुत सारे एस्पेक्ट है, right? बहुत सारे टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस क्रॉल और इंडेक्स होने चाहिए। अगर आपके वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, तो गूगल की अपनी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे सारे डेटाबेस होते हैं। सो इंडेक्स का मतलब है बेसिकली आपके पेजेस गूगल को सारे पता है। तो अगर आपके पेजेस गूगल को पता होंगे तो ही गूगल पे वो रैंक कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है। उसके बाद टेक्निकलिटीज पे आता है। टेक्निकलिटीज पे अगेन आपके पेजेस, सारे पेजेस सही होने चाहिए। आपके पेजेस पे, वेबसाइट पे साइट मैप अच्छे से होना चाहिए। आपके पेजेस में कंटेंट अच्छे से होना चाहिए। आपके पेजेस पे कोई आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा ब्रोकन यूआरएल्स नहीं है। लेट्स से पास्ट में आपने किसी प्रोडक्ट के लिए पेजेस बनाए और वो ऑल ऑफ अ सडन आपने बंद कर दिया वो प्रोडक्ट ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन, तो वो आप अच्छे से रीडायरेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बेसिकली कहने का एट द एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन इज कि टेक्निकलिटीज ऑफ द वेबसाइट शुड बी वेरी स्ट्रांग। आप वो टेक्निकलिटीज के लिए, अगर आपने सर्च कंसोल में अपना वेबसाइट सबमिट की है, सर्च कंसोल का अकाउंट है, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हो। बिकॉज सो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल इज अ ब्रिज जो हमें वेबसाइट और गूगल को कनेक्ट करता है। ऐसे टोटल दो ही है, गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल, पर सर्च कंसोल इज मेनली फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट। और हमें ज्यादातर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है मार्केट में, लाइक SEMrush, स्क्रीमिंग फ्रॉग, बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत लोग उन पर ब्लाइंडली रिलाई करते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्च कंसोल के एरर्स पहले, बिकॉज वो डायरेक्टली गूगल से, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी में सर्च कंसोल के जो भी प्रॉब्लम्स है, तो अंडरस्टैंड दैट टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। एक बार टेक्निकली आपकी वेबसाइट बहुत स्ट्रांग
स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग इन द सेंस सारे टेक्निकल चेक्स आप कर लेते हो एंड यू फील कि टेक्निकली मेरी वेबसाइट करेक्ट है, क्रॉल हो रही है, इंडेक्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, देन यू फोकस ऑन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सबसे कोर ही कीवर्ड रिसर्च, जो हमने बात की अभी कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड रिसर्च आपका किसी भी एसईओ कैंपेन का, बीट योर और बीट किसी भी क्लाइंट अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है, किसी को स्टार्ट करना है, तो कीवर्ड रिसर्च सबसे कोर है। आप किस टाइप के कीवर्ड को सिलेक्ट करते हो वो डिसाइड करता है कि आपका कैंपेन किस डायरेक्शन में जाएगा। सो आपके केस में अगर प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं तो उन्हीं को हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। सो टेकिंग एन एग्जांपल, 3-4 अगर पेजेस आपने सिलेक्ट किए, उन 3-4 पेजेस पे हम आपने एक एक पेज पे 2-2 3-3 कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश की जो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंसी इज द टॉप मोस्ट। यहाँ पे बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि इनिशियल फेज ही वेबसाइट में हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स ले लेते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ट्राई फर्स्ट, आपका सर्च वॉल्यूम कैन नेवर बी द फर्स्ट प्रायोरिटी टू चूज द कीवर्ड। ऑलवेज ट्राई करो रेलेवेंसी को देखने। रेलेवेंसी, सर्च वॉल्यूम अगर कम भी होगा दैट इज ओके, बट रेलेवेंट इनफ होना चाहिए जहां पे मतलब रेलेवेंसी आपकी अगर 100% मैच होती है और सर्च वॉल्यूम कम भी होता है दैट इज ओके। क्योंकि आप फिर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे ब्लॉग्स लिख सकते हो, लेकिन आपके जो सर्विस बेस्ड पेजेस है या प्रोडक्ट पेजेस है उसके लिए तो यू हैव टू फिगर आउट कि रेलेवेंसी की। तो एक बार कीवर्ड्स फाइनलाइज हो गए, कीवर्ड्स के नेक्स्ट स्टेप इज उनका ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट्स से एक पेज के लिए आपने 3 कीवर्ड्स फाइनलाइज किए, वो 3 कीवर्ड्स को आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो पूरे पेज पे। सो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, H1 टैग्स हो सकते हैं, कंटेंट हो सकता है, आप ऑल टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। सो बहुत सारी जगह पे जितने भी ऑन पेज के फैक्टर्स है वहां पे आप उन कीवर्ड्स का अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन। एक चीज आपको मेक श्योर करना है कि आपको वो कीवर्ड डेंसिटी वाले एस्पेक्ट में नहीं जाना है, बिकॉज वो कीवर्ड डेंसिटी समथिंग जो गूगल ने काफी टाइम पहले ही बंद कर दिया है। आपको जो जनरल अगर कंटेंट लिखने के वक्त या जनरल ऑप्टिमाइजेशन, नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन एज ए ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन जैसा करना है उसी तरीके से करना है जो यूजर को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। तो हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के स्टेज पे आ गए। सो टेक्निकल डन, कीवर्ड्स चेक, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन चेक। तो सबसे पहले आपने जैसे बोला कि हमारी वेबसाइट टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, जिसमें आपने बोला कि हमारे पास साइट मैप्स होने चाहिए, कंटेंट अच्छे से लिखा होना चाहिए, ब्रोकन यूआरएल्स नहीं होने चाहिए, राइट। अगर वो आपने कोई जैसे अपने लिंक्स को क्लोज किया हुआ है तो वो प्रॉपरली रीडायरेक्ट होने चाहिए, राइट। ये आपने कुछ चीजें। राइट। तो आप पहले तो ये बताइए कि साइट मैप्स होते क्या है, राइट, और ब्रोकन यूआरएल्स क्या होते हैं, लाइक यूआरएल का मतलब क्या है और ब्रोकन का उसके साथ अटैच होना वर्ड, ये क्या मतलब है इसका। फिर रीडायरेक्शन की आपने बात की, राइट। तो सबसे पहले आप साइट मैप्स को एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट आर साइट मैप्स, वेबसाइट्स में साइट मैप्स क्या रोल प्ले करते हैं और क्यों होते हैं। सो साइट मैप से पहले हम robot.txt के बारे में भी समझ लेते हैं, बिकॉज वो भी एक टेक्निकल का ही टेक्निकल एस्पेक्ट है, एंड देन वी विल कम टू साइट। सो robots.txt, हमेशा आप किसी भी साइट पे चले जाओ, आप /robots.txt लिखोगे तो आपको robots.txt मिल जाएगा। लेट्स से आपकी वेबसाइट एक वेब ब्राउजर पे है, गूगल क्रॉलर क्या करेगा, वो आएगा आपकी वेबसाइट पे और वो रिक्वेस्ट करेगा कि जब गूगल क्रॉलर अगेन एक स्पाइडर होता है, कंसीडर इट एज अ स्पाइडर। एक स्पाइडर होता है जो आके दे आस्क फॉर पेजेस कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या है, दैट शो टू मी, इस तरीके से। सो टेक एन एग्जांपल के वो क्रॉलर आता है हमारी वेबसाइट पे। सो robots.txt वो पहली फाइल है जो गूगल क्रॉलर क्रॉल करता है, मतलब चेक करता है। आप robot.txt किसी भी वेबसाइट में अगर आपको कोई भी रैंडम ई कॉमर्स वेबसाइट आप देख लो, /robots.txt लिखोगे आपको आ जाएगा होम पेज के बाद। robots.txt में आप क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के कुछ सेगमेंट्स को अगर ब्लॉक करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में आप एक शूज बेचते हो, उस शूज के अलग अलग वेरिएशन ऑफ पेजेस है जो आपको क्रॉल नहीं करवाने, इंडेक्स भी नहीं करवाने। तो उन वेरिएशंस को आप क्या कर सकते हो, एक यूआरएल। सो बेसिकली यूआरएल क्या होता है, होम पेज आप सबको पता ही होगा, मतलब यूजर्स को पता होगा होम पेज क्या होता है, abc.com। उसके बाद अगर आपको abc.com के बाद अगर कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से टी शर्ट्स, तो वो इस तरीके से होता है abc.com/t-shirts फॉर मैन, ठीक है। तो उस तरीके से वो यूआरएल बनता है, और ये यूआरएल वही होता है जो SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हमें टॉप पे दिखाई देता है, और जिसके बेस पे यूजर्स आके लैंड, तो दैट इज यूआरएल। सो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिएशंस को ब्लॉक करना है, तो आप क्या करोगे, उन सारे यूआरएल्स को, यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है, किसी किसी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो जो हमारे जो गूगल से इंडेक्स करवाना है उसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
लाइक रेड टी शर्ट्स फॉर मैन, उस तरीके से। लेकिन आपने काफी ई कॉमर्स साइट्स में ऐसा दिखा होगा जिसमें डायनेमिक स्ट्रिंग्स बनी होती है, लाइक क्वेश्चन मार्क डैश वेरिएशन डैश एक्सेल, इस तरीके से। अब उन सारे जो उस टाइप के जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाले जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो नॉर्मली गूगल के लिए नहीं होता है, वो यूजर्स के लिए होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के वेरिएशंस बने होते हैं। अब उन सारे वेरिएशंस को हमें क्रॉल नहीं करवाना होता है, क्योंकि जरूरत नहीं है। अगेन वो आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, बट एज अ बेसिक एसईओ आपको वो होगा कि क्रॉल नहीं करवाना है। तो उन सेट ऑफ यूआरएल्स, अब जैसे कि एक प्रोडक्ट है मेरा मेंस टी शर्ट, उसके 50 यूआरएल्स है, क्योंकि कलर बेस हमें वेरिएशन होता है, लेट्स से एक्सेप आई मीन साइज बेस्ड वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज रेड टी शर्ट, जो एक मेन प्रोडक्ट यूआरएल है। बाकी सारे वेरिएशंस को अगर मुझे ब्लॉक करवाना है तो वो ब्लॉक मैं कहाँ से कराऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता गूगल मेरे सारे यूआरएल क्रॉल करे, मेरे सिर्फ इंपॉर्टेंट यूआरएल ही क्रॉल होना चाहिए। तो वो सारे यूआरएल्स को ब्लॉक करवा सकते हैं थ्रू robots.txt। सो आपको, अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसे पेजेस है जो आपको गूगल को नहीं शो करने या गूगल से ब्लॉक करवाने, वो आप robots.txt पे करवा सकते। और वहीं पे आपको नीचे साइट में, सो बेसिकली robots.txt का फॉर्मेट ही यही है, नीचे आपको एक अपनी साइट मैप की यूआरएल देनी है। सो साइट मैप इज द सेकंड मोस्ट फाइल जो गूगल का क्रॉलर क्रॉल करता है। अब साइट मैप क्या होता है? सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, साइट मैप अगेन जैसे आप robots.txt सर्च करते हो वैसे ही आप url डैश sitemap.xml सर्च करते हो, वो एक XML फॉर्मेट में होता है। सो बेसिकली आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस जो आपको गूगल को सबमिट करने के, आके गूगल अपने पेजेस को चेक करे, आपके इंपॉर्टेंट पेजेस को या वेबसाइट के पेजेस को, यू सबमिट इट ऑन साइट मैप। सो बेसिकली ये साइट मैप। ठीक है, तो साइट मैप से बेसिकली मतलब आपने जो ये एक्सप्लेन किया, इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं, तो साइट मैप बेसिकली एक लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होता है, यानी लिंक्स का आपका एक लिस्ट होता है, जिन जिन पेजेस को आपको गूगल को बोलना है कि आप इसको इंडेक्स कर लो और अपने पास रख लो, सो दैट जब भी कोई यूजर आके सर्च करे तो वो पेजेस इजीली शो हो जाए यूजर्स को, राइट। और robot.txt बेसिकली वो फाइल होती है जो हमें ब्लॉक करने में हेल्प करती है वो सर्टेन लिंक्स जो कि हमें गूगल को इंडेक्स नहीं करवाने, यानी जो पेजेस हम चाहते हैं कि गूगल हमारे स्कैन ना करे या शो ना करे यूजर्स को, तो उसके लिए हम robot.txt फाइल का यूज करते हैं। और ग्रेट एक्सप्लेनेशन शशिकांत, लाइक अभी तक लाइक आई बिलीव कि सबसे अच्छे से, लाइक आई हैव कंडक्टेड मेनी वर्कशॉप्स, राइट, और मेनी पॉडकास्ट, तो आई बिलीव कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत लोग इसको ना बहुत जल्दी से वो कर देते हैं, एंड यू हैव गिवन अ सॉलिड एग्जांपल। नाउ कमिंग टू ब्रोकन यूआरएल्स, तो ब्रोकन यूआरएल्स क्या होते हैं, आप इसको एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर ब्रोकन यूआरएल्स। आपने वर्ड यूज किया तो, और इसको रीडायरेक्शन के लिए क्या प्रोसेस जो आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करिए आप। सो अगेन हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था, साइट मैप्स। टेकिंग एन एग्जांपल, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल लेंगे, 50 यूआरएल्स है आपकी साइट मैप पे। अब गूगल का क्रॉलर क्या करता है, हम वापस प्रोसेस ही समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मेरा मेन इंटेंशन इज कि आप एसईओ समझो, टेक्निकलिटीज और चेक्स के लिए बहुत सारी लिस्ट है, तो दैट इज ओके, राइट। बट अगर मैं अंडरस्टैंड करवाऊं तो प्रोसेस इज के, अभी सपोज अगेन फर्स्ट फाइल robots.txt ले ली, देन साइट मैप पे आ गए। अब साइट मैप पे आपने 25 या 50 यूआरएल्स को आपने रखा हुआ है। अब वो 50 यूआरएल्स जो है, गूगल क्रॉलर क्या करेगा, वो हर एक यूआरएल्स पे जाएगा, 25 50 यूआरएल्स पे जाएगा, और वो 50 के 50 यूआरएल्स को क्रॉल करेगा। तो व्हेन वी से क्रॉल करेगा, दैट मीन्स वो सारे पेजेस पे जाएगा, कंटेंट समझेगा, उन कंटेंट पे जो लिंक्स है उस पे जाएगा। तो बेसिकली पूरा वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर एक एक यूआरएल पे जाके एक एक लिंक आपने जो जो दिया सब कुछ होता है। दिस इज अ सिनेरियो जब आपकी वेबसाइट परफेक्टली फाइन है। सो अभी आपने नई बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपने किसी नए क्लाइंट के लिए स्टार्ट किया है और 1 महीने में आपने ये काम किया, तो आपने सब परफेक्ट किया। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे क्लाइंट बोलेगा यार मेरे को ये पेजेस नहीं चाहिए। सो आपके प्रोडक्ट्स है लेट्स से, तो उन पेजेस पे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मतलब ये प्रोडक्ट्स बंद हो गए हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऐसा भी होता है, काफी बार आउट ऑफ स्टॉक्स चले जाते हैं। तो अब कंसिडर कि वो पूरा एक पूरा ट्री बना हुआ है जहां पे अब आप बोल रहे हो 2 पेज नहीं है मेरे पास, 5 पेज मेरे डिसअपियर हो ड्यू टू XYZ रीजन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो बिजनेस डिसीजन होता है। सो बेसिकली अब क्रॉलर आएगा, उसके पास तो लिंक सिर्फ सेम ही है, तो वो 50 पेजेस को जाएगा। उन 50 पेजेस में से अगर वो किसी अलग अलग पेजेस यूआरएल्स पे जा रहा है, अब आपका जो पहले लाइव यूआरएल था, जो पहले चल रहा था, टेकिंग एन एग्जांपल, लेट्स से क्लाइंट ने बोला है कि मैंने रेड टी शर्ट्स ही बंद कर दिए सेल में, तो मुझे नहीं सेल करने। तो बेसिकली अब आपके लिए वो यूआरएल चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप वो क्या करोगे, पेज को बंद कर दोगे कि भाई 404 कर दोगे। सो 404 इज बेसिकली ब्रोकन पेज, जो पेज वर्किंग कंडीशन में नहीं है वो 404 हो जाता है, वो यूआरएल उसकी जगह पे नहीं है। अब क्रॉलर या यूजर दोनों में से कोई भी अगर वो लिंक को हिट करेगा,
जब वो लिंक जाके क्रोम में खुलेगी तो वो 404 पेज होगी, क्योंकि उधर वो डेटाबेस नहीं है, क्योंकि आपने वो पेज को बंद कर दिया। हम्म। अब सोचो कि जब क्रॉलर आएगा और आपके पेज पे एक या दो ब्रोकन यूआरएल होती है ना, तो क्रॉलर इतना प्रॉब्लम नहीं करता। बट अगर आपके पास 50-100 ब्रोकन यूआरएल्स हो गई है या 10 भी हो गई है, तो क्रॉलर को लगता है कि भाई फर्स्ट थिंग कि इसके पेज, इसके वेबसाइट पे बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, यूजर अगर वो पेज पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा था या आता होता, तो यूजर को भी लगेगा कि ये ब्रोकन है, तो ये बैड एक्सपीरियंस के डायरेक्शन में करता है। वो बैड एक्सपीरियंस आइडियली नहीं देना चाहिए। तो क्या होता है, हम लोग बेसिकली डायरेक्शन देते हैं, कि रीडायरेक्शन का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सो यूजर को, जब यूजर गूगल पे हिट करता है, वेब पे हिट करता है वो यूआरएल, जब क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाता है, और वो रीडायरेक्शन को बोलते हैं 301 रीडायरेक्शन। तो जब क्रॉलर वो यूआरएल को हिट करेगा, तो हम लोग एज एन एसईओ हम ये बोल रहे हैं क्रॉलर को कि भाई तेरा ये यूआरएल नहीं है, गो टू अनदर यूआरएल। वो इंटरनली होता है, हमें कहीं एसईओ को पता होता है, यूजर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो जस्ट हिट करके सीधा लैंड करेगा, तो यूजर को नहीं पता चलेगा। क्रॉलर को पता चलेगा कि ये रीडायरेक्ट हो रहा है। अब रीडायरेक्ट होने के दो फायदे हैं। फर्स्ट, यूजर एक्सपीरियंस सही रहता है। सेकंड, जो मैंने बोला, अगर आपने रेड टी शर्ट है, अब आपकी रेड टी शर्ट में अगर सपोज ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, आपने अच्छी बैकलिंक्स बनाई है। अभी अगेन बैकलिंक्स, ये सारे वर्ड्स हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपने सपोज लिंक बिल्डिंग अच्छी से की है, तो काफी लिंक जूस होगा उस पे। वो दोनों लिंक जूस को अगर प्रॉपरली पास करना है किसी नए पेज पे या कि कोई और रेलेवेंट पेज पे, तो वो दोनों चीजें पास होगी। इसीलिए रीडायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने बात की वो हो गया 301 रीडायरेक्शन। अब 302 की एक बात कर रहे थे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीडायरेक्शन। बट उसके लिए मैं पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था, बेसिकली 301 को परमानेंट रीडायरेक्शन बोलते हैं, 302 को टेम्पररी रीडायरेक्शन बोलते हैं। जो मैंने पहले एग्जाम्पल जो बोला था कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो फिर इसका मतलब है कि 2 महीने बाद वापस स्टॉक में आएगा। तो हम वहां पे 301 नहीं लगाते, हम 302 लगाते। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें 301 लगाना या 302। 301 इज बेसिकली अब वो पेज कभी नहीं आएगा वापस, तो हम 301 लगाते हैं। बट 302 तब लगाते हैं जब वो पेज की बाद में आने के चांसेस है, जो, और ये मेनली ई कॉमर्स पेज पे होता है, या जहाँ पे प्रोडक्ट सर्व होते हैं उस पेज पे होता है कि भाई अभी के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या अभी के लिए ड्यू टू सम रीजन हमने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया है। हम लोग 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उस पेज को वापस लाइव कर देंगे। तब हम 302 लगाते हैं, जहां पे क्रॉलर को पता, यूजर को नहीं पता चलेगा कि 301 है 302 है, बट क्रॉलर को पता चलेगा कि ये 302 है, मतलब देर आर चांसेस कि वो नेक्स्ट 2-3 महीने में वापस आएगा। तो दिस इज अ टेम्पररी रीडायरेक्ट। Okay. So, Shashikant, like you have mentioned about 301 and 302, right? तो 302 के केस में जो URLs होते हैं, मतलब किस तरीके से रिडायरेक्शन, मतलब शो क्या होता है वेबसाइट के ऊपर, राइट? जैसे अगर यूजर ने लेट्स से हिट किया रेड टी शर्ट्स फॉर मेन, ठीक है, एंड आप कह रहे हो कि वो लेट्स से उसने अभी जो ओनर है उसने रेड टी शर्ट उस टाइम के लिए उसकी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ठीक है, तो ये टेम्परेरी हुआ है, 2 महीने बाद फिर से आ जाएंगे। तो जब यूजर अगर वो हिट करता है, उस लिंक को क्लिक करता है या बेसिकली उस लिंक को सर्च करता है, तो उस समय होता क्या है, वेबसाइट पे क्या चीज शो होती है? तो यूजर के स्टैंड पॉइंट से उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, बी 301 302, राइट? क्योंकि रीडायरेक्शन टेक्निकल है बैकएंड के। सो बैकएंड में, और अगेन ये किसी एसईओ को भी मतलब अगेन अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आपके पास प्लगइन्स है जहां वहां पे आप इजीली 301 302 रिडायरेक्ट कर रहे हो। बट अगर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट यूज कर रहे हो जहां पे डेवलपर्स को देना है, तो आप बोल सकते हो उनको कि मेरे को, सो आपको एक नॉर्मल गूगल शीट बनानी है जहां पे लिस्ट ऑफ यूआरएल जो एग्जिस्टिंग है, और बाजू में जहां पे रिडायरेक्ट करानी उतना दे देना है, और साइड में लिख देना 301 करवाना है या 302 करवाना है। आप उनको वो फाइल सबमिट कर दो, वो कर देंगे। यूजर के स्टैंड पॉइंट से कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि सी बैकएंड में जैसे मैंने बोला, हम फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों लेते हैं। फ्रंट एंड में किसी यूजर ने क्लिक किया, वो क्लिक होके सीधा नए मतलब ब्राउजर में गया, एक नया टैब बन गया और यूआरएल लोड हो गई। ये सिंपल है। अब बैकएंड में क्या होगा, आपने वो क्लिक किया ओल्ड यूआरएल को, गूगल का क्रॉलर वापस गया और रिक्वेस्ट किया ब्राउजर ने कि मेरे को ये यूआरएल दो। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हमने बैकएंड में वो कोड डाला हुआ है कि जब कोई ये यूआरएल मांगे XYZ/मेंस टी शर्ट, उसको देना XYZ/शर्ट्स या टी शर्ट्स, जेनरिक टी शर्ट्स। तो हमने पहले से ही कोड करके रखा हुआ है, और हमने बोला कि कोई तेरे अगर हमारे सर्वर से ये यूआरएल का रिक्वेस्ट आती है तो हमें ये यूआरएल पे भेजनी है, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता फ्रॉम अ यूजर स्टैंड पॉइंट, बट बैकएंड में होता है जो भी हो रहा है। वेरी वेल एक्सप्लेन, शशिकांत, राइट, ग्रेट।